गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करें हमारे कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस के चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं और हमारा जो टॉपिक है वो है आज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। क्या होता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इसको आज हम थोड़ा सा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है और इसके यूज क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में। देखिए, एक चीज़ समझिए। देखिए, एक होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। ठीक, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है? देखिए, ये होता तो इंसुलेटर ही है, लेकिन हर एक इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है, लेकिन हर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसुलेटर है। समझ रहे हो कि इंसुलेटर में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एक अलग पोर्शन आ जाता है। ठीक है, अब समझिए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या कहानी है, क्या है। देखिए, दरअसल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का यूज क्या है, यूटिलिटी क्या है। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है ना, उसमें से कभी करंट पास नहीं हो सकता, मतलब वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, लेकिन वो इंड्यूस्ड हो जाता है और इंड्यूस्ड होके उसमें इंड्यूस्ड डाइपोल्स बन जाते हैं और ये डाइपोल्स बन के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर देता है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देता है, रिप्रेजेंट कर देता है। ये होता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ये क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का प्रॉपर्टी क्या है, क्यों काम आता है, क्या रीजन है, समझिए। एक बात बताओ, याद है मैंने आपको पढ़ाया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C बराबर A एप्सिलॉन नोड अपॉन D। अब सोचो कि अगर D बहुत कम होगा तो कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा होगा। तो दो प्लेटें जिन पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है और वो बिल्कुल एक दूसरे के से पास में रखी हुई है, सोचो ऐसे पास में रखी, तो क्या हम उनको ऐसे पास में रहते हुए रोक सकते हैं? पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल नहीं है, वो चिपक जाएंगे। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी, कैसे काम करता है, देखिए। जैसे ये मटेरियल है, अब क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के एक तरफ, दोनों तरफ क्या कर देंगे, मेटल की कोटिंग कर देंगे। मेटल की क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं। अब मेटल की कोटिंग कर दी, इस तरफ पॉजिटिव प्लेट बन गई, इस तरफ नेगेटिव प्लेट बन गई। तो क्या वो प्लेटें आपस में चिपकेंगी? नहीं। तो पहली बात तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का काम क्या है, इट इज़ यूज टू सपोर्ट द कैपेसिटर प्लेट। ये कैपेसिटर प्लेट्स को सपोर्ट देता है, कैपेसिटर प्लेट को क्या देता है, सपोर्ट देता है। दूसरा, इसकी वजह से कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है। क्या इंक्रीज होती है, कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है। ये होता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ए मटेरियल दैट कैन a material in which the current doesn't pass but it can represent the external electric field due to induced dipole। मतलब ये इंड्यूस्ड होके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को तो रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन ये करंट को पास नहीं करेगा। ये होता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ये होता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। मतलब समझाता हूँ क्या है। देखिए, जैसे आपको याद होगा कंडक्टर कि जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रखा, जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाया, ये क्या हो जाता था, इंड्यूस्ड हो जाता था। ये क्या हो जाता था, इंड्यूस्ड हो जाता था। हो जाता था कि नहीं हो जाता था? और ये इस तरह से इंड्यूस्ड होता था कि अंदर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देता था, जीरो। याद है, अंदर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बाहर का ई एक्सटर्नल है और ये ई इंटरनल है। ये इतना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता था कि बाहर का और अंदर का दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर दें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर दें। तो रियलिटी में कंडक्टर की प्रॉपर्टी तो ये थी कि इंड्यूस्ड होकर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर दे, लेकिन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसा नहीं करता। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसा नहीं करता। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को कम तो करता है अंदर के, लेकिन पूरी तरह से जीरो नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी है मटेरियल की कि मटेरियल कैसा आप यूज ले रहे हो। कंडक्टर है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर देगा, और कोई अदर मटेरियल तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ ना कुछ कम करेगा, कुछ ना कुछ क्या करेगा, कम करेगा। थोड़ा समझाता हूँ और अच्छे से आपको फील आ जाएगी। देखिए, जैसे मान लो ये दो कैपेसिटर प्लेट हैं और उनके बीच में ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ये कोई मटेरियल हमने रख दिया। ये कोई हमने मटेरियल ऐसे रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आया नेगेटिव चार्ज, तो रियलिटी में यहाँ क्या हो जाएगा, इंडक्शन आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा, ये एक्सटर्नल कुछ तो होगा,
कुछ तो होगा। अब आपको याद होगा कि मटेरियल जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई मटेरियल को रखा जाता था, मान लो इसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, और ये इंड्यूस्ड चार्ज है। कैसे चार्ज है? इंड्यूस्ड। इसको इसलिए मैंने क्या लिख दिया? सिग्मा आई। क्या लिख दिया? सिग्मा आई। ठीक है, इंड्यूस्ड। तो अब अगर मैं एक बात करूं किसी भी मटेरियल की, किसी भी, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर या किसी भी दूसरे मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए? याद है आप लोगों को कि ई जो होगा वो ई नोड अपॉन एप्सिलॉन आर होगा। याद है कि नहीं है? अरे याद है कि नहीं है? ई अपॉन ई नोड, याद है ना? हाँ बिल्कुल याद करो। फोर्स की वजह से, उसी की वजह से फॉर्मूला आया है। याद करो, एफ एम मीडियम में फोर्स कितना होता था? एफ नोड बाई एप्सिलॉन आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई एम मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ई नोड बाई एप्सिलॉन आर। ई नोड बाई एप्सिलॉन आर, वहीं से फॉर्मूला आया है। तो रियलिटी में एक्सटर्नल जो भी होगा, हमने एक्सटर्नल वैक्यूम में लगाया है, तो ई रियलिटी में ई जो होगा वो ई एक्सटर्नल बाई एप्सिलॉन आर होगा कि नहीं होगा? होगा। लॉजिकली बात है। अब अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा, बाहर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा, तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है सिग्मा आई। हमें निकालना है सिग्मा आई। मैं भी आपको क्या समझा रहा हूँ? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। रियलिटी में जो बचा, आप ध्यान से देखोगे आपको समझ में आएगा कि ई एम बराबर जो ई नोड अपॉन एप्सिलॉन आर है। रियलिटी में प्रॉपर्टी तो मटेरियल की है कि एप्सिलॉन आर कितना है इस बात पर डिपेंड करता है। अगर कंडक्टर होता तो इन्फिनिटी हो जाता। अरे कितना हो जाता? इन्फिनिटी हो जाता। तो अंदर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता? जीरो आता। आता ही नहीं आता। कुछ और मटेरियल लेंगे तो कुछ और आ जाएगा आंसर। अरे बात समझे? तो रियलिटी में प्रॉपर्टी तो मटेरियल की है, प्रॉपर्टी तो मटेरियल की है। ठीक है भाई, अब देखिए समझिए कि मान लो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सटर्नल, अंदर का कुछ होगा ई इंटरनल। तो रियलिटी में ई नेट जो बचने वाला है वो क्या होगा? ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल होगा कि नहीं होगा? अब ये ई नेट मैंने अभी आपको बताया कि कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए ई एक्सटर्नल। मान लो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो ई एक्सटर्नल बाई के होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल। बोलो क्लियर? अरे क्लियर है कि नहीं भाई? बहुत बढ़िया। तो ई एक्सटर्नल को क्या लिख सकता हूँ? मेरी बात सुनिए, अगर ये सिग्मा चार्ज है तो कितना होना चाहिए? सिग्मा बाई, अब देखो प्लेट है, कैपेसिटर प्लेट है, तो सिग्मा बाई कितना होता था? एक प्लेट का कितना होता था? सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नोड। और सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नोड, दो प्लेटों का सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड। अंदर कैपेसिटर प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड ही तो होता था। निकालना सिखाया था कि नहीं निकाल? कैपेसिटर जब पढ़ा था तो क्या पढ़ा था? याद करो, कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता था? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड और अपॉन के बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड माइनस, ये इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से आया है तो मैं लिख दिया सिग्मा आई एन बाई एप्सिलॉन नोड। अब देखिए एप्सिलॉन नोड तीनों में से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? सिग्मा बाई के बराबर सिग्मा माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड। सिग्मा इंड्यूस्ड मुझे क्या निकालना है? सिग्मा इंड्यूस्ड। तो सिग्मा इंड्यूस्ड को इधर ले आए तो इधर कितना आ जाएगा? सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन कितना? के। सिग्मा इंड्यूस्ड बराबर सिग्मा ले लिया कॉमन, तो 1 माइनस 1 अपॉन कितना? के। ये मेरा क्या है भैया? ये मेरे इंड्यूस्ड चार्ज की डेंसिटी है। अभी किसकी प्रॉपर्टी है? देखो कैपेसिटर की मटेरियल की प्रॉपर्टी है। के की वैल्यू अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगी। के की वैल्यू अगर कंडक्टर के लिए रखो तो कितनी रखी जाएगी? इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। तो सिग्मा इंड्यूस्ड बराबर सिग्मा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि किसमें? कंडक्टर के अंदर। तो बाहर का जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बाहर के जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज अंदर इंड्यूस्ड हो जाएगा। बोलो क्लियर है? तो ये है प्रॉपर्टी किसकी? किसकी भैया? इंसुलेटर की, सॉरी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की, कि चार्ज को इंड्यूस्ड कर देगा, इतना चार्ज डेंसिटी वो ले आएगा। चलिए आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं कि कितने टाइप के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं। तो देखिए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं दो टाइप के। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। ढंग से समझेंगे आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की। बहुत शानदार तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कितने टाइप के होते हैं? मैंने आपको अभी बताया दो टाइप के। एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। केमिस्ट्री में भी आपने इसका थोड़ा बहुत एग्जाम्पल पढ़ा होगा। अब क्या होता है पोलर और क्या होता है नॉन पोलर, इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में मैंने आपको क्या बताया कि डाइपोल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? डाइपोल्स। इंड्यूस्ड होकर क्या बन जाता है? उसमें डाइपोल्स बन जाते हैं। ठीक है।
देखिए मतलब अगर इसको ऐसे रखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाए तो इसमें क्या बन जाएगा, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस, इस तरह से डाइपोल बन जाएंगे, माइनस प्लस के इस तरह से डाइपोल बन जाते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या बन जाते हैं, डाइपोल बन जाते हैं, इस तरह से डाइपोल बन जाते हैं। तो रियलिटी में डाइपोल बन जाते हैं। तो देखिए पोलर किसको कहेंगे, नॉन पोलर किसको कहेंगे। पहली बात, अगर किसी का नेट डाइपोल मोमेंट, किसी मटेरियल का नेट डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, नॉन जीरो है तो वो पोलर है, और अगर जीरो है तो वो नॉन पोलर है। यही जीरो नहीं है तो क्या है भैया, वो पोलर है। और अगर जीरो है, नेट डाइपोल मोमेंट ही नहीं है, तो उसकी पोलरिटी जीरो है, तो वो नॉन पोलर है। बोलो क्लियर है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे बात करें, अगर इसका मास सेंटर, ठीक है, सेंटर ऑफ मास जिसको बोलते हैं, अगर इसका मास सेंटर ऑफ मास अगर सिमेट्रिक है तो भैया वो नॉन पोलर है। ये कैसा होना चाहिए, नॉन सिमेट्रिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नॉन सिमेट्रिक। मास सेंटर नॉन सिमेट्रिक होना चाहिए, और यहां क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक। ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि अगर मास सेंटर सिमेट्रिक है तो वो नॉन पोलर है, और नॉन सिमेट्रिक है तो वो पोलर है। बरो क्लियर है। अभी सिमेट्रिक नॉन सिमेट्रिक सर समझ में नहीं आया, समझाता हूं। देखिए, जैसे कि मैंने ले लिया HCl, हाइड्रोजन पर प्लस और क्लोरीन पर माइनस। मुझे बताइए कि कौन बड़ा होगा, क्लोरीन बड़ा होगा कि हाइड्रोजन बड़ा होगा। आप खुद देखिए, हाइड्रोजन छोटा सा होता है, उसका एटॉमिक नंबर भी कम होता है, क्लोरीन बड़ा होता है। तो मास किसके पास ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन के पास कि क्लोरीन के पास। आप कहोगे सर क्लोरीन के पास, तो इसका मास ऑफ सेंटर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पे, यहाँ क्लोरीन के पास में। सिमेट्रिक है क्या, नहीं, इससे ज़्यादा दूर है, इसके बिल्कुल पास है, इसके बिल्कुल पास है। तो भैया ये सिमेट्रिक नहीं है, तो ये पोलर है। कैसा है, पोलर। बोलो क्लियर है। इसी तरह से मैं बात करूँ CO2 की, तो ज़रा देखो CO2 में, ये मान लो कार्बन है, ये मेरा ऑक्सीजन और ये मेरा ऑक्सीजन। अब जरा बताइए, दोनों सेम साइज के हैं ऑक्सीजन, तो अब इनका मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, बिल्कुल सेंटर पे होगा, बिल्कुल यहाँ पर कार्बन पे। और दोनों की डिस्टेंस कार्बन से क्या होगी, बराबर बराबर होगी कि नहीं होगी। क्यों, दोनों एक ही तो एटम है, एक ही एटम है। एक इस तरह से तराजू की तरह तो काम करेगा, एक यार्ड की तरह तो काम करेगा ऐसे कि भाई बिल्कुल ये बैलेंस पे होगा, ये दोनों साइड में होंगे। तो उस सिचुएशन में अब मुझे बताइए, मास जो सेंटर है वो दोनों से बराबर डिस्टेंस पे है कि नहीं है, तो सिमेट्रिक है, तो ये नॉन पोलर है। तो ये नॉन पोलर। सिमेट्रिक का मतलब बराबर बराबर डिस्टेंस पे हो, और नॉन सिमेट्रिक का मतलब अलग अलग डिस्टेंस पे हो। तो पोलर और नॉन पोलर समझ में आया कि नहीं आया, जो मैं समझाना चाह रहा था वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। मैंने क्या समझाना चाहा, मैंने आपको समझाना चाहा कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है क्या है। मैंने कहा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल तो एक ऐसा मटेरियल होता है, तो होता है इंसुलेटर है, लेकिन एक ऐसा मटेरियल होता है जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इंड्यूस्ड होकर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट तो कर देता है, लेकिन करंट का पास नहीं करता है। उसके बाद मैंने कहा कि भाई नेट जो इसका जो इंड्यूस्ड चार्ज है, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी है, वो सिग्मा आई, वो कितनी होती है, सिग्मा इंटू 1-1/K होती है। ये मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी दो टाइप के होते हैं, एक पोलर एक नॉन पोलर। पोलर किसको कहेंगे, जिसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हो। नॉन पोलर उसको कहेंगे जिसका नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो, जीरो हो। दूसरा, इसका जो मास है, पोलर का मास सेंटर है वो सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, जबकि नॉन पोलर का मास सेंटर क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं। ठीक है भैया, आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी, आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब हमारे इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर एक बहुत छोटी सी चीज़ है, उसे कहते हैं हम ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। अब ये क्या चीज़ होती है ब्रेक डाउन, समझिए। अब ये ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होती है, समझो कि ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल था, मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ये डाइपोल बन गया, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव बन गया। चलो अब मुझे बताइए कि इस तरफ एक फोर्स लगेगा QE,
और इस पर भी फोर्स लगेगा कितना, QE, पॉजिटिव पर अलोंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव पर अगेंस्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो क्लियर है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में बढ़ाता जा रहा हूँ, 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 धीरे 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 मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड खूब बढ़ा दिया, मान लीजिए डी थिकनेस का है, ठीक है, बढ़ा दिया बढ़ा दिया बढ़ा दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा तो इनमें स्ट्रेच आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी, और एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि नेगेटिव अलग हो जाएगा और पॉजिटिव अलग हो जाएगा, और ये मूव करने लग जाएंगे, और ये क्या करने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे। जैसे मूव करेंगे यहाँ से क्या पास होने लग जाएगा, करंट पास होगा, क्योंकि जैसे ही चार्ज अलग होगा मूव करेगा, क्या पास होगा, करंट पास होगा, क्या पास होगा, करंट। बोलो क्लियर है। तो मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वो वैल्यू जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में करंट फ्लो करने लग जाए, ए वैल्यू ऑफ, ध्यान सुना, अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पढ़ा रहा हूँ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अब देखिए क्या है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, क्या है समझिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ए वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैन पास द करंट, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैन पास दी करंट, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वो वैल्यू जिस पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो करंट पास कर दे, उसको हम कहते हैं भैया क्या, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जैसे एयर की कितनी है, एयर की 3 × 10⁶, 10⁶ न्यूटन पर कूलम, इतनी है एयर की, एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतनी। समझ में आ गया डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मैंने क्या कहा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वो वैल्यू जिस पे जो डाइपोल्स हैं वो ब्रेक कर जाएं और उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में करंट फ्लो करने लग जाए, उस वैल्यू को हम कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, कि बस यहाँ तक का करंट सहन कर सकता है, यहाँ तक का इलेक्ट्रिक फील्ड सहन कर सकता है, उसके बाद अगर आपने किया तो ब्रेक हो जाएगा, खराब हो जाएगा, काम नहीं करेगा। बोलो क्लियर है, अरे क्लियर है क्या। और इस पर जो वोल्टेज होगी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की, जो वोल्टेज होगी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पर जो वोल्टेज अप्लाई होगी वो कहलाएगी ब्रेक डाउन वोल्टेज, वो क्या कहलाएगी, ब्रेक डाउन वोल्टेज, यानी कि ए वोल्टेज ऑन ब्रेक डाउन सिचुएशन ऑफ, ए वोल्टेज अप्लाइड ऑन ब्रेक डाउन सिचुएशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज नोन एज ब्रेक डाउन वोल्टेज। मतलब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के ब्रेक डाउन की कंडीशन में जो उस पर वोल्टेज लग रही है, भंजन की स्थिति में जो उस पर वोल्टेज लग रही है वो वोल्टेज क्या कहलाएगी, वो ब्रेक डाउन वोल्टेज कहलाएगी, क्या कहलाएगी, ब्रेक डाउन वोल्टेज। अब याद है वोल्टेज कैसे निकालते थे, V बराबर E इंटू आर, तो V बराबर E इंटू डी, ये हमारी ब्रेक डाउन वोल्टेज होगी। बोलो क्लियर है, अरे क्लियर है कि नहीं है, क्योंकि डी इसकी थिकनेस है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब इसके एप्लीकेशंस के साथ में, इसको हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फिल करते हैं हम कैपेसिटर प्लेट्स के अंदर, उस पर न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, उस पर 3 छोटे छोटे टॉपिक भी हैं, हम वो कल कंप्लीट करेंगे और एमसीक्यू और परसों तक हम चैप्टर को पूरी तरह से फिनिश कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।